जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। नमस्कार मित्रों, मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपने चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जीवनी का 24वां एपिसोड कहाँ तक सुना था, कहाँ तक देखा था? मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य से कार्नेलिया ने कुछ तटस्थ होकर कहा, तो उसके आगे की जानकारी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जिन लोगों ने मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। और भी बहुत सी ऐतिहासिक, बहुत से जागरूक और एजुकेशनल चीज़ इस चैनल पर प्रसारित होता है, तो सब लोग देखें। चलिए शुरू करते हैं। सैनिकों में तो यही चर्चा चल रही है कि वे लड़ते लड़ते थक गए हैं, वर्षों हो गए परिजनों का मुंह नहीं देखे। सिकंदर की भारत विजय से उन्हें क्या लाभ है? आगे मगध सम्राट की सैन्य सागर में उनका डूब जाना निश्चित प्राय है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कहा, ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास? उसकी विशाल वाहिनी के सामने आज तक कोई टिक न सका। तुमने देखा कहाँ? तो क्या हम सब? तुम नहीं, केवल तुम्हारी सेना। तुम चाहो तो भारत में रह सकती हो। भारतीय कभी क्रूरता का व्यवहार नहीं करते। तुम जैसा चाहोगी वैसी व्यवस्था हो जाएगी। किंतु मैं अपने पिता के अलावा और किसी को चाहती हूँ तो वह तुम हो। क्या यह हो सकता है कि यह भी तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है? ऐसे विचारों का प्रचार करो कि यवन सैनिकों में हताशा फैल जाए और वे आगे बढ़ने से इनकार कर दें। सिकंदर अपने सैनिकों के साथ वापस लौट जाए, आगे मैं अपना रास्ता बना लूंगा। क्या उनके साथ मुझे नहीं लौटना होगा? जब मुझे तुमसे दूर जाना ही है तो मैं क्यों कुछ करूं? कार्नेलिया अनायास ही आपसे दूर पर आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य भीतर ही भीतर आनंद से सराबोर हो गए। नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता क्षत्रप हैं, उन्हें अपने प्रदेश के शासन के लिए रहना ही होगा। जाएंगे केवल साधारण सैनिक और बेबीलोन का राजमहल वासी सिकंदर। यहाँ रहकर मैं तुम्हारे पिता की हर तरह से सहायता करूँगा और उनके सहयोग से अपनी जमीन भी बनाऊंगा। फिर हम दोनों। तो क्या मेरे पिता को देवपुत्र के विरुद्ध विद्रोह करना होगा? नहीं, केवल मेरा समर्थन। और हाँ, वह दुष्ट फिलिप तो तुम पर आसक्त है, उसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। यदि सेल्यूकस और फिलिप अपनी हताशा प्रकट करें और सैनिकों में वैसी ही भावना फैला दें तो सिकंदर को निश्चित ही अपना अभियान स्थगित करना होगा। ना जाने क्यों भारत भूमि के सौंदर्य पर मेरा मन इतना मुग्ध है कि यहाँ रहने के लिए मैं कुछ भी करने को सहर्ष प्रस्तुत हूँ। मेरे सहयोग से तुम भारत सम्राट बनो, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य क्या होगा? कुमारी को नारी बनने के लिए पिता का घर तो त्यागना ही पड़ता है। कार्नेलिया का प्रेम आंखों में छलक आया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने चारों ओर सहज दृष्टि से देख रहा था। चारों ओर सशस्त्र यवनियां सावधान मुद्रा में खड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जाने की अनुमति लेते हुए, फिर कभी आऊँगा। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो तुमने विशाल भारत के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सुनती हूँ यह इतना विशाल और विविधताओं से भरा है कि इसमें पूरे संसार की विशालता समा सकती है। कुछ दिन रहकर यहाँ की भूमि की झांकी ही सुना दो, कुछ तो संतुष्टि मिलेगी। आग्रह करते हुए बोली, किंतु एक यवन शिविर में रहना, यवन शिविर में नहीं मेरे शिविर में, और मेरा हृदय पूर्णतः भारतीय हो चुका है। यदि तुम्हारे पिता कभी यहाँ आकर देख ले तो मेरी इजाज़त के बिना मेरे पिता भी नहीं आ सकते, और यदि आ ही जाएं तो
क्या हो जाएगा? ऐसा कार्नेलिया ने कहा। महायोद्धा फिलिप का मन क्षुब्ध था, बार बार करवटें बदल रहा था। नींद नहीं आ रही थी। राजकुमारी कार्नेलिया द्वारा की गई उपेक्षा से मन आहत था। चंद्रगुप्त मौर्य का हस्तक्षेप असह्य हो रहा था। इधर सिकंदर की महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही थी। यमुना पूर्व की अन्नपूर्णा धरती और महापद्मनंद के अकूत स्वर्ण भंडार का लोभ उसे बार बार प्रेरित कर रहा था, पर सैनिक वर्षों से लड़ते लड़ते थककर टूट गए थे। परिजनों की मोह स्वदेश वापस जाने को विवश कर रही थी, पर सिकंदर किसी भी कीमत पर मगध का वैभव भूल नहीं पा रहा था। फिलिप भी असमंजस में था। स्त्रियों को अब पूर्वी सीमा से हटाकर पश्चिम को भेज दिया जाएगा। कार्नेलिया को देखे बिना वहां से कैसे चला जाए? पता नहीं मगध से कब वापस आए। हो सकता है ना भी आए। क्यों ना एक बार चलकर उसे देख ले। दूसरे दिन सज धज कर घोड़े पर सवार हो चल पड़ा। कार्नेलिया का भी यही उपवन विहार का समय था। नदी किनारे डाली पर लचक लचक कर झूल रही थी। देखते ही फिलिप की आंखें चहक उठी, पर पिछली बात को याद कर तनिक ठिठका कार्नेलिया भी पहचान गई। झूले से उतरकर एक एक डग धरती की ओर बढ़ाने लगी। 2-4 पग चलकर रुक गई। फिलिप को लगा जैसे अंधेरे में सहस्त्रों द्वीप जगमग उठे। जी चाहा पतिंगा बनकर टूट पड़े, भस्मीभूत होकर अपने प्रेम को अमर कर दे। सुमन खिल उठे, पक्षी चहचहाने लगे। भ्रमरों के गुंजार से उपवन संगीतमय हो उठा। फिलिप ने सशंकित दृष्टि से चारों ओर देखा। वहां कोई और न था। धीरे धीरे कार्नेलिया के निकट पहुंच निर्मेष निहारने लगा। मौन कार्नेलिया ने ही भंग किया। ऐसे अपलक क्या देख रहे हो? कई दिनों बाद दिखाई पड़े। उस दिन तुम रूठ गई, तभी से बहुत बेचैन हूं। इधर देवपुत्र यमुना पार कर मगध प्रयाण करने वाले हैं। औरतें बच्चे यहीं रह जाएंगे, फिर न जाने कब मिले ना मिले। कार्नेलिया अपनी ओर से हाथ जोड़ती हुई बोली, जैसे किसी भावी आशंका से डरी हो। ऐसे क्यों सोचती हो? फिलिप ने सशंकित भाव से पूछा। सोचती नहीं, यही सत्य होगा। यमुना गंगा पार कर लेने के बाद वापस आना संभव नहीं है। इतना विशाल राज्य और संगठित सैन्य शक्ति दुनिया के दूसरी कोई नहीं है। यमन सेना ने अब तक जो विजय प्राप्त की है वह केवल छोटे छोटे पारस्परिक कलह से टूटे राज्यों पर ही प्राप्त की है। आम्भिक ने सहायता न की होती तो तुम्हारा पोरस पर आक्रमण करने का साहस न होता। फिलिप तिलमिला उठा, बात काटते हुए बोला, तुम देवपुत्र सिकंदर की वीरता का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? सत्य बोलने में भय क्या? तो क्या मैं भी मान लूं? आज तक के लिए बस इतना ही। अब आपको अगले भाग में बताया जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। विश्व मौर्य परिषद से जरूर जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।